हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में आप देखेंगे एसएससी जीडी जो 2024 में पेपर पूछे गए थे। उन्हीं पेपरों में से 40 क्वेश्चनों को आप देखेंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लिया गया है, सामान्य हिंदी के 20 प्रश्नों को लिया गया है। अंत में आपको बताना है कमेंट करके कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आपको ये भी ज्ञात हो चुका होगा कि आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवश्य लगाएं। इससे आपको यह ज्ञात हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और 2025 में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और साक्षरता दर डैश में है। तब किस राज्य में ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन दर आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा, तब ये किस राज्य में है कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका ज़्यादातर आप लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। इसका सही जवाब होगा केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की जो एजुकेशन रेट दर है वह सबसे ज़्यादा है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रतिशत किस राज्य में है, तब भी केरल ही है। और महिला में पूछ लिया जाए तब भी केरल ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था। तब ये किसने लिखा था आपको ये बताना कमेंट बॉक्स में, ये किसने लिखा था। ये लिखा था, कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग इसमें कमेंट कर रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर, लेकिन जो कि पहला वाला ऑप्शन जो आपका होगा वह गलत होगा। बताएं कौन सा इसका सही जवाब होगा कि किसने ये लिखा था संस्करण। ये संस्करण लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। सेकंड व फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम हैं। तब ये कितने हैं आपको बताना है। 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। तब ये कितने, इनकी संख्या कितनी होगी। इनकी संख्या कुल है 2। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब था। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को शेयर कर दे और क्लास को लाइक कर दे। आप लोग क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में आगामी 2024 चुनावों के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे चुना गया है। तब ये किसे चुना गया है कमेंट करें आप लोग, ये किसे चुना गया है। ये चुना गया है सचिन तेंदुलकर के लिए। यदि आपका जवाब सचिन तेंदुलकर था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि क्लास अच्छी लग रही है और आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तब आप क्लास को लाइक कर दें और अपने साथियों में क्लास को शेयर कर दें, जिससे वो भी क्लास देख सके कि प्रीवियस ईयर में 2024 में किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए थे क्वेश्चन पेपर में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध वायलिन वादक डैश ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तब ये किसने किया था कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। आपको बताना जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था यह किस सन में शुरू हुआ था। यह किस सन में शुरू हुआ था आप लोग इसका जवाब कमेंट करें। इसका जवाब सही जवाब क्या होगा। ज़्यादातर आप लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं। जो भी बहनें या भाई क्लास देख रहे हैं अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तब आप लोग क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका सही जवाब होगा 1857। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1857 में। और ये किस जगह से हुई थी भाई आप कमेंट करके बताएं, ये किस जगह से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से
प्रागैतिहासिक काल को कितने युगों में बांटा गया है? आपको बताना है कि कितने युगों में बांटा गया है। तो ये कितने युगों में बांटा गया है? इसे कुल 3 युगों में बांटा गया है। और कौन-कौन से वो 3 युग हैं? कमेंट करके आप बताएँ कमेंट बॉक्स में कौन-कौन से 3 युग हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएँ डैश तैयार की गई थीं। तब वो जो 2 योजनाएँ थी क्रमगत वे कब तैयार की गई थी? किस सन में की गई थी? ये पूछा गया है। ये की गई थी 1965 में। यदि आपका जवाब 1965 था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सोनल मान सिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? आपको बताना चाहेंगे कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं, उनकी क्लास अलग से लेकर के आएँगे, जो कि सेपरेट क्लास होगी। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य कभी भी कोई अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी क्लास से आपको किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए, वो आपको उसी क्लास से देखने को मिलेंगे आपके पेपरों में। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ओडिसी और भरतनाट्यम से। सोनल मान सिंह का संबंध किससे है? ओडिसी और भरतनाट्यम से। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बृहत्सवम पर्व ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल पर्व है? तब आपको राज्य पूछा गया किस राज्य का है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का। बताएं किस राज्य का है? ये जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का ऐतिहासिक मूल पर्व है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? बताएं आप लोग सानिया मिर्जा जो खेल खेलती हैं वो कौन सा खेल खेलती हैं? कमेंट कर दें आप लोग सभी जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कि सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं। बताएं आप लोग सानिया मिर्जा कौन सा खेल खेलती हैं? सानिया मिर्जा जो खेलती हैं वह लॉन टेनिस खेलती हैं। क्या चीज़? लॉन टेनिस खेलती हैं। यदि आपका जवाब लॉन टेनिस था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई थी? तो वह कौन सी शैली थी? वह शैली थी भरतनाट्यम। यदि आपका जवाब भरतनाट्यम था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है मुद्रा के संबंध में। बताएं आप लोग कौन सा कथन सही होगा। मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्त है। जी हाँ, पहला वाला ऑप्शन आपका जो कथन दे रखा है वो सही है। एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति कहा जाता है। दूसरा वाला भी आपका कथन ठीक है। तब आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तब आपका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। और ये किस ऑप्शंस में है? पहले वाले ऑप्शंस में। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शंस था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो डैश पाए जाते हैं। तब वे कहाँ पाए जाते हैं? आपको बताना है। ये पाए जाते हैं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और सेशन को आप शेयर करना ना भूलें और सेशन को लाइक भी कर दें, क्योंकि आप क्लास को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं। अगला प्रश्न है कि खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है? अब आपको बताना है कौन सा युग्म सही है। बताएं आप लोग कौन सा युग्म सही होगा। मनु भाकर क्या निशानेबाजी से संबंधित हैं? बताएं आप लोग कमेंट करके। जी हाँ, मनु भाकर हैं जो कि निशानेबाजी से संबंधित हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक से संबंधित हैं। जी हाँ, ये इससे संबंधित हैं। तब आपका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तब आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा
सेकंड वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर नए हो, तब आप लोग जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें आप लोग। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, जब आपका एग्ज़ाम होने जा रहा होगा, उस एग्ज़ाम से की डेट से 1 महीना पहले आपको 500 क्वेश्चन की आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आएँगे, जो कि करंट अफेयर से होगी। वो क्लास देखने के बाद में आपको अन्य और कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जिसे कहते हैं शॉर्टकट में, का उद्देश्य भारत में गरीब ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों की के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। आपको बताना है, आपने सुना होगा, जो नरेगा का नाम सुना होगा, नरेगा के अंतर्गत श्रमिक लोग काम करते हैं, जो कि यह काम रोजगार सेवक कराता है। तब इसमें कितने दिनों का नरेगा में काम मिलता है करने के लिए? इसमें कुल काम मिलता है 100 दिन का काम मिलता है। कितने दिनों के काम का प्रावधान है? 100 दिन का काम मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में। इसलिए यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसा कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा, दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करने के लिए किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट डैश प्रदान की जाती है। तब क्या प्रदान की जाती है? फ्री किक प्रदान की जाती है। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ किस भारतीय राज्य में कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान आयोजित की जाती है? आपको राज्य का नाम बताना है कि जो कंबाला पारंपरिक भैंस दौड़ है, किस राज्य में की जाती है। तभी किस राज्य में की जाती है? ये की जाती है कर्नाटक में। कर्नाटक एक राज्य ऐसा है जहाँ पर भैंस दौड़ यानी कि भैंसों की रेस लगवाई जाती है। ठीक है। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर से है, जो कि इसे स्किप करते हैं। इस तरह से अपने 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। अब अपना जो सेक्शन आएगा, वह हिंदी के प्रश्नों का सेक्शन आएगा, जो कि सेक्शन सी होगा। पहला प्रश्न हिंदी में पूछा गया था 2024 में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। आपको तत्सम बताना किसका? कायर का तत्सम बताना है। बताएं आप लोग, कमेंट करें कि कायर का तत्सम क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, कायर का तत्सम क्या होगा। कायर का तत्सम होगा कातर। यदि आपका जवाब कातर था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। बताएं आप लोग, सार्थक शब्द कौन सा होगा? भाई सार्थक शब्द आपका होगा हवाई। यदि आपका जवाब हवाई था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। और अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए, तो आप क्लास को लाइक कर दें। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला प्रश्न है कि आपको अब विलोम शब्द बताना है। किसका बताना है? अपमान का विलोम शब्द बताना है कि अपमान का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग, अपमान का विलोम शब्द क्या होगा। अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान। क्या होगा? सम्मान। यदि आपका जवाब सम्मान था, तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान से संबंधित अपना आपका अगला प्रश्न है, सपने हर किसी के होते हैं, लेकिन केवल वे जिन्हें सही मायने में समझाया जा सकता है उन्हें ही डैश माना जा सकता है। क्या माना जा सकता है? बताएं आप लोगों ने, क्या माना जा सकता है? उन्हें ही वास्तविक सपना माना जा सकता है। जैसे कि आपका सपना होगा कि मैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दूंगा और अपना सिलेक्शन लूँगा। ये सिलेक्शन का प्रोसेस तभी अर्थात आपका सिलेक्शन तभी निश्चित हो सकता है जब आप तैयारी करेंगे,
तब आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसका बताना है? रेखांकित शब्द का आपको बताना है। नयन बिल्कुल हिरनी से हैं। क्या चीज़? नयन बिल्कुल हिरनी से हैं। तब आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मृगनयनी। तब उसे आप क्या कहेंगे? तब उसे आप कहेंगे मृगनयनी। यदि आपका जवाब मृगनयनी था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है। किसका? ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रक्त और रक्त उत्पादों का आदान प्रदान हर वर्ष लाखों लोगों को डैश में सहायता करता है। तब किस में सहायता करता है? ये सहायता करता है बचाने में। जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर आपका आ जाएगा बचाने में। अगला प्रश्न है पर्यायवाची है। पर्यायवाची पूछा गया, आपको पर्यायवाची बताना। किसका? शीर्घ का पर्यायवाची क्या होगा? बताएं आप लोग, शीर्घ का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। शीर्घ का पर्यायवाची होगा अविलंब। क्या हो जाएगा? अविलंब। इस तरह से आपका जवाब सही जवाब होगा सेकंड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गलत वर्तनी आपको ज्ञात करनी है। कौन सी गलत वर्तनी है? ऐसी वाली बोलिए जिससे हृदय शीतल रहे। बताएं कौन सी वाली वर्तनी गलत है। तब इसका सही जवाब होगा बाड़ी। बाड़ी किस तरह से लिखा जाता है आपको कमेंट करके बताना है। बाड़ी किस तरह से लिखा जाएगा। फोर्थ वाला यदि आपका जवाब था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको त्रुटि ज्ञात करनी है। ईसा ने माँ से कहा कि उसे भारत का भूगोल की एक प्रगति प्रति खरीदनी है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा भारत का भूगोल। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए किसके लिए रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको परस्पर की वर्तनी बताना कि परस्पर किस तरह से आप लोग लिखेंगे। तो परस्पर आप किस तरह से लिखेंगे? जो सेकंड वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो बताया गया है वो ही आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुहावरे का अर्थ आपको बताना क्या होगा। एक आंख से देखना। क्या चीज़? एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। इसका अर्थ होगा सबको बराबर देखना। क्या चीज़? सबको बराबर देखना। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि आपको अब बताना है रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना। जो आप रेखांकित देख रहे हैं इसका आपको बताना है। शुल्क का विलोम शब्द क्या होगा। शुल्क का विलोम शब्द क्या होगा? शुल्क का विलोम शब्द होगा निःशुल्क। यदि आपका जवाब निःशुल्क है तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पर्यायवाची शब्द आपको बताना किसका। लौकिक का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग फटाफट। जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं कमेंट करके बताएं कि लौकिक का पर्यायवाची क्या होगा। आप इस क्लास को इस तरह से इस क्लास में जो प्रश्न बताए गए हैं कराए जा रहे हैं इस तरह से लगाएं जैसे कि आप एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 2024 के। तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा सांसारिक। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन सांसारिक था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तुम्हारी डैश कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या ठीक नहीं लग रही है? आप इसका जवाब सही बताना ज़्यादा कर कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब होगा तबीयत आपकी ठीक नहीं लग रही है। यदि आपका जवाब फर्स्ट वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा। उस गद्यांश से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होंगे 5। यदि आप इसी चैनल पर यदि तैयारी करते रहे तब आप हिंदी के 20 में से 18 क्वेश्चंस आसानी से हल करके आएंगे। देखते क्या पूछा गया है। जिसके बिना कोई भी स्वस्थ और डैश जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। तब जो आप डैश देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा कौन सा वाला ऑप्शन आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं कर सकता है। सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक समय में सभ्यता का विकास तेजी से हो रहा है और हर कोई पाश्चात्य संस्कृति का डैश कर रहा है। क्या कर रहा है? वह कर रहा है अनुसरण कर रहा है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को लाइक कर दें और सेशन को शेयर कर दें। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताने की कृपा करें। अगला प्रश्न है कि जिसमें किसी को भी एक वस्तु के डैश में दूसरी वस्तु प्राप्त हो जाती थी तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे बदले में। यदि आपका जवाब फोर्थ वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि धन का महत्व प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारा रहन सहन बहुत डैश हो गया है। क्या हो गया है? हमारा रहन सहन कैसा हो गया है? बताएं आप लोग, रहन सहन कैसा हो गया है? कमेंट करें आप लोग, हमारा रहन सहन कैसा हो गया है? हमारा रहन सहन जो हो गया है वह महंगा हो गया है क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए हमारा रहन सहन महंगा हो गया है। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि और इस क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। यह आय रोजगार आगम निर्गम सामान्य मूल्य स्तर आदि के निर्धारण को बहुत डैश भूमिका निभाता है। तो वह किस चीज़ की भूमिका निभाता है? वह निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपका जवाब थर्ड वाला ऑप्शन था तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सेशन को शेयर कर दें और क्लास को लाइक कर दें। यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। और आपने 40 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है कमेंट करके आप लोग बताना ना भूलें, जो भी भाई या बहन क्लास को देख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।